देखो ये है AS1 में देखो, एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी आता है, एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ना प्रिंसिपल होता है और एक मेथड होता है, और जो अप्लाई करके दो प्रिंसिपल एंटरप्राइज प्रिपरेशन करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये डिस्क्लोज़ होता है किसके एक प्लेस पर, ये डिस्क्लोज़ होता है। सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, जो सेलेक्ट कैसे करोगे, जो ट्रू एंड फेयर हो और जो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को वो कर रही हो रिफ्लेक्ट। कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, तीन चीज़ तो होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो अच्छी ही होगी। एक तो प्रूडेंस, एक सब्सटेंस और ओवर फॉर्म, और एक क्या होता है मटीरियलिटी। अब आते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस वही है कि ना अगर लॉसेस होंगे तो तुम रिकॉर्ड कर लोगे, अगर प्रॉफिट हो रही है तो तुम उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। और जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया बनाना बनाना, रिज़र्व बनाना, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन हैंड। मतलब प्रूडेंस मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर होता है ना, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रोविज़न रिज़र्व, ये इसके एग्जांपल आ जाते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये एक अच्छा है। और यहाँ पे देखो पॉसिबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ऑकरेंस जो है डेप्थ का वो लेस देन 50% है, लेकिन वो रिमोट नहीं है, बट इट्स नॉट रिमोट, तो तुम ना क्या करोगे, उसका रिज़र्व बना लोगे। और प्रोबेबल ऑब्लिगेशन क्या होता है, मोर देन द 50% होता है, तो उसका तुम क्या कर दोगे, प्रोविज़न बना लेते हो। और रिमोट ऑब्लिगेशन क्या होता है, रिमोट क्या होता है, जो कि लेस देन 5% होता है, और यहाँ पे लिख रहे हैं ये रिमोट नहीं है, ठीक है। फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैंने आईफोन लेकर के मैं शॉप से निकल कर गर्लफ्रेंड देखी, मैंने उसको, गर्लफ्रेंड ने बोला मुझे दे दो, तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया, लेकिन सारा बिल और डॉक्यूमेंट तो मेरे पास, लेकिन कौन यूज़ कर रहा है, गर्लफ्रेंड यूज़ कर रही है। तो वो अकाउंटिंग किसके बेसिस, जो रियलिटी के बेसिस पे, फैक्चुअल और रियलिटी के बेसिस पे बनेगी। तो वो कौन है, इफेक्टिव कंट्रोल देखते हैं इसमें, इफेक्टिव कंट्रोल देखते हैं कि किसके पास है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि क्या होता है कि मिस्टर ए को की क्या होता है, अब देखो यहाँ से गुड सोल्ड हो रहा है, गुड इसने सोल्ड किया, इसको इसने कैश किया, और यहाँ पे कंडीशन है कि एक बात वापस से रीपरचेज होगा। तो ये देखने में तो सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसका एक्चुअलिटी देखोगे तो इसको क्या, इसको 5 लाख की ज़रूरत थी, तो उसने बी से कहा कि बी से 5 लाख, लेकिन बी ने कहा कि मुझे कुछ गिरवी चाहिए, तो कह रहा कि इन्वेंट्री ले लो, लेकिन एक कंडीशन है कि 1 साल बाद मैं तुम्हें 6 लाख में ख़रीद लूँगा, जो इंटरेस्ट है तुमको मैं बकाया है उसको पेमेंट करके 6 लाख हो जाएगा, उसमें मैं 6 लाख तुमको दे के ख़रीद लूँगा। तो देखो ये परचेस इंटरेस्ट, लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर रियलिटी के हिसाब से देखोगे तो ये लोन लेने और देने का है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गई, तो ये दिख रहा है। तो यही चीज़ होती है। ऐसे ही क्या हुआ कि एक सर ने, मैंने एग्ज़ाम्पल नोट नहीं किया, लेकिन सर ने बताया था कि ना एक मशीनरी है 40 लाख की, उसे लोन चाहिए था, तो वो मैनेजर के पास गया, उसने अपनी डॉक्यूमेंट, मैनेजर का ठीक है दे दूंगा, तो उसने अपनी डॉक्यूमेंट मैनेजर को दे दिए, मैनेजर ने 40 लाख का लोन दे दिया, लेकिन जब लोन रीपेमेंट की बारी आई तो वो रीपेमेंट नहीं कर रहा है, कोर्ट में गया, केस कर दिया। फिर जब कोर्ट वाले बुलाने, कह रहे तबीयत ख़राब है, हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, तबीयत ख़राब है, लेकिन कैसे भी करके कोर्ट ने बुलाया, तो वो अपनी 4-4 5-5 बच्चों को लेकर पहुंच गया, कह रहा है कि सर मेरा एक ही धंधा है, अगर मैं इसको मशीन दे दूंगा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, और ये जो ये बच्चे हैं ये कल का फ्यूचर है। तो जज साहब कल के फ्यूचर पे देखेंगे कि मैनेजर का लोन देखेंगे, तो वही बात हो जाती है। फिर कह रहा है कि क्या सर मैं 2 साल में चुका दूंगा, तो ऐसे करके ये होता है। फिर उसके बाद तो अब क्या हो रहा है ना रियलिटी में, अब क्या हो रहा है, तो बैंक मैनेजर परेशान है, तो भाई रियलिटी में अब ये होता है ना कि ना अब ऐसा ट्रांजैक्शन, जैसे कि बैंक मैनेजर बोलता है कि तुम ना वो मशीन मुझे बेच दो, ओनरशिप दे दो मुझे, तो वो बेच देता है, और कहता है कि एक कंडीशन लगा दे रहे हैं कि जब तुम मेरा लोन अमाउंट चुका दोगे तो तुम 1 रुपये में तुम ख़रीद लेना। तो आजकल ऐसे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। गोइंग कंसर्न तो तुम जानते ही हो, तो इस पर करते नहीं हैं, लेकिन गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग दिस एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है।
और एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड होती है गोइंग कंसर्न के एजम्पशन पे, और ड्यू टू दिस एजम्पशन एसेट्स और लाइबिलिटी क्लासिफाइड होती है करंट और नॉन करंट एसेट्स में, और इस कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंट्रोड्यूस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एग्जॉस्टेड हो जाए ड्यूरिंग अकाउंट पीरियड, जो अकाउंट पीरियड के बाद बचे रहता है उस क्या बोलते हैं अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। और करंट एसेट्स क्या होता है, जो विद इन 12 मंथ में हो जाता है, लेकिन जो 12th मंथ के बाद होता है वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स। तो देखो गोइंग कंसर्न अगर क्या होता है लंबे समय तक है तो वो नॉन करंट है, गोइंग कंसर्न लंबे समय तक है तो नॉन करंट है, गोइंग कंसर्न ख़त्म होने वाला है तो वो क्या है, करंट है। अगर तुमने मान लो कि तुमने आज परचेज़ की मशीनरी, तो तुमने क्या की, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे परचेज़ की। मान लो कि नॉन करंट मतलब गोइंग कंसर्न लंबे समय, तो उसको रिकॉर्ड किसको करोगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करोगे। लेकिन जब गोइंग कंसर्न ख़त्म होने जा रहा है मतलब करंट है, तो तुम उसको क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू पे करोगे। ठीक है, तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, पेड और पेएबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है, मान लो कि अब 1 साल हो गया, 10 लाख की खरीदी थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाइए, 1 साल बाद का अमाउंट है, तो ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। और एक बुक वैल्यू और एक क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू होती है। एक रियलाइजेबल, एक रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है कि उसका पूरा लाइफ ख़त्म हो गया है, उसके बाद जो बिक रही है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू या बुक वैल्यू एक ही होती है। फिर उसके बाद से ये बोल रहा है कि मान लो कि, और रियलाइजेबल वैल्यू, मान लो कि गोइंग कंसर्न क्या हो रहा है, देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो होता है जिस दिन का तुम धंधा कर रहे हो उसी को बेच रहे हो तो उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू कर रहे हो। लेकिन जिस चीज़ का तुम धंधा नहीं कर रहे हो और तुम कुछ दूसरा बेच रहे हो तो उसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। इमीडिएटली सोल्ड मतलब कि वो रियलाइजेबल वैल्यू, मान लो गोइंग कंसर्न ख़त्म हो रहा है और तुम बेच रहे हो तो वो करंट हो गया एक तरीके, तो रियलाइजेबल वैल्यू पे ही बेचोगे। और यूज़ इन द बिजनेस, तो उसका क्या करोगे, उसका तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके देखोगे, यूज़ कर रहे हो बिज़नेस में। देखो रिकवरेबल वैल्यू क्या होता है, जो हायर होता है, प्रेजेंट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू में जो भी हायर होता है वो रिकवरेबल वैल्यू होता है। और या जैसे कि अगर कुछ इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस हुआ है तो वो रिकवरेबल, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस निकालना है तो वो क्या होता है, रिकवरेबल वैल्यू पे निकाला जाता है और यहाँ से माइनस हो जाता है वो। ठीक है, करंट कॉस्ट का मतलब होता है, करंट कॉस्ट मतलब ना क्या होता है, पूछा है ख़रीदा नहीं कि अगर इस बस को हटा करके अगर मैं नई बस ख़रीदूँगा तो मुझे कितनी की पड़ेगी, तो वो क्या होता है, उसकी करंट कॉस्ट होती है। और गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है, प्रूडेंस पे चलता है। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, लॉस होगी तो रिकॉर्ड कर लोगे, लॉस होगा तो रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन मान लो गोइंग कंसर्न ना कि का एजम्पशन गोइंग कंसर्न डिसकंटिन्यूड हो रहा है तो उसे ना तुम ना प्रूडेंस पे नहीं रिकॉर्ड करोगे, उसे तुम रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया। कंसिस्टेंसी का मतलब जो पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसी है वो इसी साल फॉलो कर रहे हो, इस साल भी वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आया था विंडो ड्रेसिंग हो सकता है कि कंपनी ना अगर पॉलिसी चेंज कर दी है ड्यूरिंग द पीरियड तो भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। अगर तुमने ना सेल को बढ़ा दिया सिर्फ तुमने डेटर को बढ़ा करके तो विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। अगर तुमने एबनॉर्मल इंक्रीज़ की है, एबनॉर्मल कुछ भी इंक्रीज़ की है बिजनेस में तो वो क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है। और पॉजिटिव कैश बैलेंस दिख रहा है लेकिन ना लोन लेकर के तुम एक्टिविटीज़ को चला रहे हो तो वो भी क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, वो भी विंडो ड्रेसिंग होती है। तुम ना चेंजेस कर सकते हो, तुम चेंजेस कब कर सकते हो, अ, जब लॉ ने बोला है, जब तुम चेंजेस करने से तुम्हारा और चीज़ अच्छा हो जाएगा। इफ़ देयर इज चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो रहा है तब कर सकते हो। अब देखो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी पे आ जाते हैं। और ना अगर कंसिस्टेंसी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में नहीं फॉलो कर रहे हो तो तुमको डिस्क्लोज़र भी देना पड़ेगा कि ओल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी, नई अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लेकर के आओ, रीज़न क्यों चेंज किए हो और उसके इम्पैक्ट क्या हैं चेंजेस से। मतलब मान लो कि प्रॉफिट
वो अकाउंटिंग पॉलिसी ले तो बिफोर प्रॉफिट तो उससे ये प्रॉफिट आ रहा था, अगर वो चेंज की हो तो आफ्टर ये प्रॉफिट आया, तो उन दोनों का क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो बताना पड़ेगा। और मान लो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हो, जो रेट निकालते हो, वो एस्टिमेटेड होता है कि एक्चुअल होता है? एस्टिमेटेड होता है। और जो क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर मिलती है वो एक्चुअल होती है ना, एस्टिमेटेड तो नहीं होती है। तो मान लो कि अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो वो क्या है, अगर उसमें तुम चेंज कर रहे हो तो वो चेंज इन एस्टिमेटेड अमाउंट हो रहा है। मान लो डेप्रिसिएशन की तुम मेथड चेंज कर रहे हो, WDB से SLM लगा रहे हो, तो वो भी क्या होता है, तुम्हारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक वो तो एक्चुअल है। फीफो से WA तो वो क्या होता है, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है और मटीरियल है लेकिन वो मटीरियल है, मतलब कि मटीरियलिटी का मतलब तो जानते ही हो कि वो अमाउंट, जो अमाउंट है वो मटीरियल है। उससे क्या होता है, एंड यूज़र के डिसीज़न अफेक्ट हो जाते हैं, वो क्या होती है, मटीरियलिटी होती है। एंड यूज़र के डिसीज़न भी अफेक्ट हो जाते हैं। और मटीरियलिटी को डिस्क्लोज़ करना होता है, चाहे तुम प्रॉफिट एंड लॉस में करो चाहे बैलेंस शीट पे करो। ठीक है, तो हाँ, अगर मटेरियल है करंट पीरियड में तो उस अमाउंट को डिस्क्लोज़ कर दो। अमाउंट असर्टेन की हो, अगर अमाउंट असर्टेन नहीं हो पा रहा है तो बताओ कि क्यों नहीं असर्टेन हो पा रहा है अमाउंट। तो मटेरियलिटी अमाउंट तुमने पता लग गया तो उसको डिस्क्लोज़ नहीं पता किया तो क्यों नहीं पता कर पाए। और अगर इस पीरियड फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी से इस पीरियड में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट असर्टेन इन लेटर पीरियड, लेकिन बाद के पीरियड में फ़र्क पड़ेगा। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एक्रूअल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू तुम जनरेट तो होगी लेकिन मिली नहीं है। रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड एज दे आर अर्नड, जैसे ही अर्न होती तुरंत रिकॉर्ड कर लो। लेकिन एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर ड्यू। एक्सपेंसेस ऐसा नहीं कि जब पे करोगे तभी करो, ऐसा में तुरंत रिकॉर्ड करो जैसे ही ड्यू हो रही है। मनी पेड और रिसीव इज़ नॉट द क्राइटेरिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनी तुमको मिल जाएगी तभी तुम रिकॉर्ड करोगे, मनी पे कर रहे हो तभी रिकॉर्ड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो लेकिन यही बात है कि मैंने किसी को बेचा और वो ना मेरा साला है, तो मैं उससे बोलूँगा अपने अकाउंटेंट से कि नहीं 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 रुक जाओ, और जब पैसा मिल जाएगा तब रिकॉर्ड करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब एक्रूवल जब कर रहे थे, जब किसी और को बेच रहे थे तो तुरंत रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन जब साले को बेचे हैं तो तुरंत रिकॉर्ड नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे को बेच रहे थे तो एक्रूवल है, एक्रूवल के लिए कोई डिस्क्लोज़र नहीं देना पड़ा था, वो तुरंत रिकॉर्ड करा था मेरा जो असिस्टेंट है। लेकिन जैसे ही कैश बेसिस पे आया है तो मुझे उसको बताना पड़ा, तो मतलब क्या हुआ, उसके लिए डिस्क्लोज़र रिक्वायर्ड होती है। समझ में आया?